नमस्कार। मैं दिव्या मिश्रा एलएसडी में एक बार फिर आप सबके लिए एक बहुत ही खास मेहमान के साथ उपस्थित हुई हूँ। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा नोटिफिकेशन से, पोस्टर से, कि आज का टॉपिक वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग एक ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं पिछले साल से, जिसमें हमें मेंटली तो इफेक्ट, फिजिकली, फाइनेंशियली तो इफेक्ट हो ही रहा है, साइकोलॉजिकली और मेंटल इफेक्ट भी हो रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कह सकते हैं कि बच्चों को हो रहा है, बिकॉज हम तो एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे हम अपने आप को संभाल सकते हैं। एक टाइम के बाद में समय सुधरेगा और हम खुद को फिर से बैलेंस कर लेंगे जब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। बट बच्चों की ग्रोथ का ये सही टाइम है। बच्चे अपने ग्रोइंग स्टेज में हैं और इस समय जो कुछ भी चीजें उनको इफेक्ट करती हैं वो डायरेक्ट उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, उनकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो सोशली कहीं ना कहीं वो पीछे रह जा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस में एंड शाइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे ख्याल से, जो एज अ मदर मैं फील कर रही हूँ। और ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर संदीप बत्रा जी से। और उनका अपना एक इंस्टीट्यूट है ब्रेन चैलेंज का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर पे उनकी बहुत अच्छी स्टडी है 18-19 साल से। तो हम उनके उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, जानेंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आप यहाँ पे जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमसे जरूर जुड़िएगा। तो हम आज के गेस्ट को वेलकम करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का सिलसिला और प्रोग्राम भी आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने नोटिफिकेशन दिया है। जी। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के अपने खास मेहमान का, संदीप जी का। Thank you so much, Divya जी। ma'am, for giving me the platform. और ये सारे लोगों के लिए है, उन सबको नमस्कार जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं फेसबुक लाइव के थ्रू। मार्क जुकरबर्ग को थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि उसने फेसबुक का प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से। टेक्नोलॉजी को थैंकफुल बोल रहा हूँ एंड पूरी ह्यूमन सोसाइटी को थैंकफुल बोल रहा हूँ जो जो इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा विषम स्थिति में हम लोग, बहुत ही हार्डकोर, बहुत हम लोग इस टाइम परेशान हैं, अंदर से परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रिलेशन में, कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस पेंडेमिक में किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई मिसहैपनिंग या कोई दुर्घटना हो चुकी है। तो उन जी। सबको लेकर बहुत दुख भी है अंदर से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिस इशू को आपने उठाया है, मैं एक छोटा सा ब्रीफ अपने बारे में बस इतना ही बताऊंगा कि जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसमें करीब करीब 20 साल के आसपास का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें ज्यादातर मेरा जो मेजोरिटी का 80% मेरा मीडिया को समर्पित रहा है। फ्रॉम इंडिया टुडे टू इंडियन एक्सप्रेस, फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस टू एनडीटीवी में 12-13 साल देने के बाद उस मीडिया के सेक्टर को छोड़ के वन फाइन डे आई वाज ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो। आई वाज गोइंग टू मीट माय फ्रेंड सर गंगा राम में। तो मेरे हाथ में एक नेपोलियन हिल की बुक हुआ करती थी, उस टाइम मैं पढ़ते हुए जा रहा था उस ट्रेन में। उसका नाम था थिंक एंड बिकम रिच। और वो बुक के मैंने सिर्फ 4 जी। पन्ने पढ़े थे और 4 पन्ने पढ़ने के बाद मेरे अंदर का कुछ एक्साइटमेंट था, मैं खड़ा हो गया अपनी सीट से ओवर द एक्साइटमेंट। एंड उस खड़े होने, जबकि उस ट्रेन में अभी 2-3 स्टेशन के बाद करोल बाग आना था, लेकिन मैं खड़ा हो गया क्योंकि मेरे को अंदर से एक्साइटमेंट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ, आई एम नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एज एन ह्यूमन बीइंग। हम बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं, बड़े बड़े काम करने के बाद हम लोग अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या है, हमारा लाइफ क्या है, ह्यूमन के फॉर्म में ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया है तो ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर उन्होंने एक गिफ्ट है। एक तरीके से हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज उन्होंने दी है इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन। तो हमको तो वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड सबसे पहले कि उन्होंने हमको चुना एक ह्यूमन की बॉडी में लाकर। नहीं तो हम आसपास देखते हैं बहुत सारे और लिविंग बीइंग्स हैं
वो डॉग भी हो सकता है, वो कोई और मैमल हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, और उसको देखकर हमको रियलाइज होना चाहिए कि यू आर इन द बेस्ट फॉर्म। और उसके बाद हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि पूरी सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन में ना आए, उनके फायदे में ना आए, उनकी हेल्प ना करे, तो दैट मीन्स हम गुड फॉर नथिंग है। एक पैरासाइट की तरह हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आए और चले गए, एंड इट हैपेंस। हमारे कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वॉल पे उनकी पेंटिंग्स लग जाती है, फोटो लग जाती है, जिनको आगे की नस्ल कोई पूछती नहीं है, ध्यान भी नहीं देती है ये कौन था। तो कम से कम हमको उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो सिस्टम में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट हो। वो दिन था, वो पहला दिन था जब ब्रेन चैंपियन की शुरुआत करी थी माइंड में, कि वो ब्रेन चैंपियन, आप नाम ले रहे थे मैम ब्रेन चाइल्ड का, तो वो ब्रेन चैंपियन है कि यदि हम ऐसा कोई इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करें जहां पर उन बच्चों को गाइड कर पाए, पेरेंट्स को गाइड कर पाए, और एक सिस्टम से डेवलप करें, और वो बच्चे आगे चल के ना सिर्फ सोसाइटी के लिए, पूरी अर्थ के लिए एक एसेट बन जाए। वो बच्चे ही तो बड़े होंगे, हम सब। आज मैं भी एक बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैं पहले एक बच्चा था, जिस ट्रेवल करके आया हूं, जिस रास्ते में पीछे से एक बच्चा था। तो वो जो नुआंसेस हमने ऑब्जर्व करी हैं एक बच्चे से बड़े होने के बीच की, वो जरूर मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एज, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो काम कर रहे हैं जो उनको बहुत बहुत बाद में रियलाइज हो पाता है, एक एज निकलने के बाद, कि काश मैं अगर ये करता या मैं ये करती तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तो आज जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर है, और स्पेशली हमारे हिंदुस्तान को लेकर है, उसकी हिस्ट्री को लेकर है, कि कैसे हमारा हिंदुस्तान में कौन कौन से लोग आए और कौन कौन से लोगों ने हमारे माइंडसेट को सिंक्रोनाइज किया, राइट। तो पहले मंगोल की अगर बात करें तो पहले वो लोग थे जो मुगल्स थे, वो आए, उसके बाद फिर हमारे ब्रिटिश लोगों ने आके यहाँ पर हमारे को कंट्रोल किया, हमारे माइंडसेट को कंट्रोल किया। तो जो चीज हम देखते हैं, वट एवर इंफॉर्मेशन वी सी वी गैदर, और वो गैदर करने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन से एक पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। जिस टाइम पर लास्ट में ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने हमारा सिस्टम जो था एजुकेशन का, लॉर्ड मैकेले ने वो हैक करने की कोशिश करी, और उसको इस तरीके से हैक किया कि उसका एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बदल डाला। सबसे पहले कंट्रोल किया, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने जो पॉलिसी बना थी वो आज भी वही चल रही थी, अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम आम जनता की अगर बात करते हैं, वो उस व्यक्ति की बात करते हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा ग्रो करना चाहता है, और थोड़ा सा भी ग्रो करता है तो वो चाहता है कि जब उसके बच्चे हों तो वो अच्छे स्कूल में पढ़े। अच्छे स्कूल का हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो अंग्रेजी स्कूल से आता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। बहुत 1% को वो भी हैं जो सती सदन भी स्कूल होंगे, वो भी अच्छे हो सकते हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन जो एक मेजॉरिटी में 90% लोग सोचते हैं अच्छे स्कूल मींस कोई कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। अगर हम शुरू करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ से लामाटनियर, लखनऊ से बात करें तो उधर शेरवुड नैनीताल तक जाते हैं, राइट। तो वहां पर अच्छे स्कूल का मतलब होता है ये। जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि हम लोग जिस परिवारों में जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, और हमारा जो 90% कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में होता है, रीजनल डायलेक्ट में होता है, जो हमारा लोकल डायलेक्ट है, और 90% हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की किताबें अंग्रेजी में होती हैं। तो बोथ आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। अब जब ये वाली चीज आ जाती है तो एक चैलेंज शुरू होता है। चैलेंज ये होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है उसका फंक्शन क्या करता है, कि हम लोग ब्रेन एक सिस्टम को अडॉप्ट करता है और वो अपने आप सिंक्रोनाइज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल या स्कूटर चलाने वाले जो भी लोग हैं, अगर आज मैं उनको साइकिल या स्कूटर चलाने की बात चैलेंज कर दूंगा तो वो चला नहीं पाएंगे। अब वो सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैलेंज है, हम तो चलाना जानते हैं, हम तो बहुत इजीली चला लेंगे। चलाना आप नहीं जानते, आपका ब्रेन ने वो फंक्शन को सिंक्रोनाइज कर रखा है। मैं वही स्कूटर आपको देता हूं, एक्सीलेटर अगर राइट में है तो एक्सीलेटर को मैं चेंज करके लेफ्ट में कर देता हूं, और आपका क्लच को मैं राइट में कर देता हूं। बस इतना समझिए चेंज करना होगा। सेम व्हील्स होंगे, सेम मशीन होगी, सेम स्कूटर होगा, बट चेंज क्या होगा, उसके दोनों जो मैकेनिकल सिस्टम है उनको चेंज कर दिया तो आप स्कूटर चला नहीं पाएंगे। मुश्किल से 500 मीटर नहीं चला पाएंगे, आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर जाएगा, बिकॉज उसके फंक्शन चेंज हो चुके हैं। वो ब्रेन आपका कॉपी करता है,
उस फंक्शन को कॉपी करता है एज इट इज, वो उसको फॉलो करने लगता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता। यानी आज मैं अगर आपसे बोलूं स्कूटर चलाते चलाते आपका किसी का फोन आता है तो बड़े आराम से आप अटेंड करते करते स्कूटर चलाते हैं और लेफ्ट राइट टर्न कर लेते हैं, लेकिन पहले दिन जिस टाइम आपने सीखा था उस दिन आप ये काम नहीं कर सकते थे। तो सिमिलरली द सेम लॉजिक गोज विद द किड्स। जब वो फोनिक ड्रिल करते हैं प्री एनसी एनसी केजी में, हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, उस टाइम पर फोनिक ड्रिल के माध्यम से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट ये पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द बेसिक सिस्टम ऑफ रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब जब ब्रेन को फर्स्ट क्लास के बच्चा जब केजी से फर्स्ट में आता है, उसको रीडिंग आनी शुरू हो जाती है, उसकी मम्मी पढ़ाती हैं उसको, उसके टीचर्स पढ़ाते हैं उसको, वो रीड करता है। अब वो पहले क्लास के बच्चे के जब चैप्टर्स खुलते हैं, चैप्टर नंबर 1, तो टीचर कहती है पढ़ो, तो बच्चा पढ़ता है, ध्यान रखो पढ़ता है, समझता कुछ भी नहीं है। यही अगर हिंदी लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में उसने समझना शुरू किया है, वो अगर लैंग्वेज होती तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता, जो पढ़ता वो समझता। ये चैलेंज, पहला चैलेंज आता है हमारे बच्चों की लाइफ में। यदि यदि हम खुद उस लेवल की अंग्रेजी बोल रहे हैं, बचपन से बच्चे के कान में अंग्रेजी डाल रहे हैं, तो बात अलग है, तब तो वो बच्चा कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा उन चीजों को। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारे यहां पर, कि उस बच्चे का जो बेसिक फंक्शन होता है उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको डिसऑर्डर में ला देते हैं। क्योंकि हमने जब वो 6 महीने का गोदी में था, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 6 महीने का बच्चा गोदी में है, वो इंडिया में है, इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में है, दूसरा बच्चा केरला में है, तीसरा बच्चा चाइना में है, चौथा जापान में है, पांचवा लंदन में है। इन पांचों बच्चों को ठीक 2 साल बाद, मतलब वो बच्चा जो गोदी में 6 महीने का था, वो उस एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहे हैं। एक केरला में है, एक उत्तर प्रदेश में, एक चाइना में, एक जापान में, एक लंदन में है। तो आप देखेंगे 2 साल के बाद उस बच्चे को एबीसीडी कोई नहीं सिखाएगा, काका काका कोई नहीं सिखाएगा, केरला की जो लैंग्वेज का एबीसीडी होता है उसे कोई नहीं सिखाएगा, बट चाइनीज का, मैंडरिन भाषा का कोई नहीं उसको एबीसीडी सिखाएगा, जापानीज का कोई एबीसीडी नहीं सिखाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बच्चा 2 साल के बाद वहां की लोकल लैंग्वेज बोल रहा होगा, फ्लुएंटली बोल रहा होगा। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। ये जो नेचर ने हमको फंक्शन दिया है, हमारे कानों के थ्रू जो साउंड का डेटा हमारे पास अंदर आता है, वो साउंड का डेटा ब्रेन सिंक्रोनाइज करता है। जैसे आपने स्कूटर चलाना सीखा था, ब्रेन ने सिंक्रोनाइज कर लिया था, सिमिलरली वो साउंड का डेटा ब्रेन सिंक्रोनाइज करता है। उन साउंड्स के डेटा को इकट्ठा करता हुआ और वो विजुअलाइजेशन को, दोनों को मिक्स मैच करके वो एक लैंग्वेज का फॉर्म बन जाता है। बट होता क्या है, बिल्कुल रिवर्स। उस बच्चे की जो एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है अंग्रेजी में। तो सबसे पहला चैलेंज आ जाता है बच्चों का यहां पर। तो हर बच्चा 2 साल का वो लैंग्वेज बोल सकता है मात्र 1.5 साल के अंदर, 15 महीने के अंदर। तो मैं आज इस शो के माध्यम से गारंटी देता हूं, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होने का दावा करते हैं लेकिन बच्चे को अंग्रेजी सिखाने का दावा कोई नहीं करता, स्टैम्प पेपर पे लिख के कोई नहीं देता। और ऐसा मैंने देखा है, जिन जिन स्कूल्स में, जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में एज ए गेस्ट लेक्चर गया हूं, वहां पर शोज में गया हूं, तो वहां करने के लिए, तो वहां मैंने बच्चों को रैंडमली बुला लिया, और रैंडम बुलाने के बाद मैंने उनको रैंडम टॉपिक दिया, तो वो दे कुड नॉट स्पीक। अब जब वो नहीं बोल पाए, दैट मीन्स वो वर्ड्स, वो वोकेबलरी रैंडम नहीं आ पा रही है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। तो उसमें कैसे हम करें, ये क्या हो जाएगा? तो आपको एक फॉर्मूला मैं आज देता हूं इस शो के माध्यम से। उसके थ्रू यदि हम उस बच्चे को डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली चीज मैं आपको यह बताता हूं कि आप परेशान मत होइए। स्कूल बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हिंदुस्तान में हम जानते हैं हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, कहां पर लैक है, राइट? पिछले 70 सालों से आज तक अगर हम रेटिंग में देखते हैं तो इंडिया हैज बीन रेटेड वन ऑफ द करप्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा है क्योंकि सिस्टम, पिछले जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने बड़े होने के बाद एक सिस्टम को एक्सेप्ट किया। यानी कि कोई बच्चा जो छोटा था वो बड़ा होने के बाद कोई अधिकारी बनता है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब में जानता है, तो कोई बिजनेस करता है, तो कोई कुछ और करता है। बट होता क्या है, इस जर्नी के दरमियान, इस एजुकेशन की जर्नी के दरमियान
वो बच्चों के साथ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में सामने जो होना है, यानी कि उसको लॉ कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, जो लॉ उसको जिंदगी भर उसने फेस करना है, वो बच्चे को तो मालूम ही नहीं है। सोशल एम्पैथी के बारे में उसको जानकारी बचपन से नहीं हो पाती है। मेजोरिटी में जो पेरेंट्स जागरूक होते हैं वो तो अपने बच्चों को खुद से करा लेते हैं। बहुत सारी इकोलॉजिकल हार्मनी की बात होती है, वो होता ही नहीं है। यहाँ जंगल के जंगल कट जाते हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हु मैटर्स? सो बिकॉज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बच्चों को ना चैलेंज करके डिफरेंट लेवल पे लेके आने के लिए बहुत सारी चीजें करनी, खुद से करनी होगी। अगर हम सब मिलके एक नई सोसाइटी देखना चाहते हैं, आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं, ये वो देश हो जहां पर हर इंसान एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आतुर रहे, एक दूसरे को कम्युनिटी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से गले लगाना चाहे। आपका बच्चा सड़क पे निकल जाए तो आप ये निश्चिंत हो जाओ, कोई बात नहीं, वो सामने जिस भी कॉलोनी में जाएगा वहां पर वो उसको टेक केयर कर लेंगे। ऐसी फीलिंग आए, ऐसी फीलिंग आती है। इस धरती के ऊपर कुछ लोगों ने ऐसी फीलिंग डेवलप करी है। ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ऐसा है। जापान जैसी कंट्री, आज 1942 के आसपास वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, और उस टाइम पर जिस टाइम वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए गए थे, लगभग 6 अगस्त और 9 अगस्त की आसपास की बात रही होगी। तो वो जो टाइम था उस कंट्री का खत्म हो गया था, फिनिश्ड। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस को लिया था, जापान खत्म हो चुका था, राइट। दोनों की अगर मैं पैरेलल ग्रोथ की मैं बात करता हूं तो वो दो कंट्री है, वो कंट्री ने कैसे ग्रो किया है? इट इज ओनली द माइंडसेट, it is only the mind, it is only just a 5 centimeter of this brain, that's it। यहीं से है सब कुछ। यदि यहां से हमने जो सोच लिया और हमने उसको थोड़ा सा भी अप्लाई कर दिया अपनी लाइफ में, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपने पूरे समाज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं बहुत ज्यादा अंदर से बच्चों को चेंज करना चाहता था। इसीलिए ब्रेन चैंपियन का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया कि यहां से अगर बच्चे मेरे चेंज होंगे तो भविष्य चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो बड़ी वाली ऊपर की लेयर है वो चेंज नहीं हो पाती है, थोड़ी हठी है, थोड़े स्टबन है, उनको हम नहीं चेंज कर सकते, चाहे हाथ जोड़ के नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे तो मासूम है ना, उनको तो चेंज कर ही सकते हैं। तो जो मैं आपको बता, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्टेप्स होते हैं उस, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि कैसे बच्चों की अंग्रेजी को तेज करना है, राइट। उसके लिए आपने एक काम करना है, बच्चे के कान में निरंतर वो साउंड जानी चाहिए। यानी मैं फ्रॉम बच्चा टू बड़ा सबको ले लेता हूं मैं, जिन जिन को भी अपनी अंग्रेजी ठीक करनी है तो अमेरिकन स्कूल ऑफ लैंग्वेज, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज बीजल में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे वहां से निकल के आए, किसी की भी अंग्रेजी ठीक हुई भी नहीं है आज तक, आज वो भी वहीं लैग करते हैं, राइट। एंड दैट इज हम लोगों के सबके साथ में चैलेंज आता है। और चूंकि समाज ऐसा बना हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमारे कंट्री के अंदर काम कर रही हैं, हमारी जितनी लेजिटिमेसी कह लीजिए, लॉ कह दीजिए, उसकी प्रोसीडिंग अंग्रेजी में होती है, बहुत सारी चीजें। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक लैंग्वेज ही तो है। तो पहले तो बच्चों के दिमाग से ये फोबिया निकालना है कि बेटा ये लैंग्वेज से कभी मत घबराओ, बहुत आसान होती है। इसको सीखने के लिए उनको कुछ फंडामेंटल पैटर्न डेवलप करने होंगे। नंबर 1 पैटर्न ये है कि आपको उस लैंग्वेज को बच्चों को सुनाना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे वांट टू लिसन और नॉट। सिंपल सी बात है, चाहे वो छोटा बच्चा हो 6 महीने का, आप सोचेंगे इसको क्या समझ में आ रहा होगा, इसको सब समझ में आ रहा है। ब्रेन में हमारे जो स्ट्रक्चर है, जैसे छठे हफ्ते से जब 10वें हफ्ते की बात आती है, हेलो, आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। एम आई कनेक्ट? मेरी आवाज आ रही है? ओके। सो जो हम बात कहना चाह रहे थे, हाँ, तो आपने क्या करना है, उस साउंड को, 6 महीने का बच्चा हो गोदी में, बट उसके आसपास आप कुछ नहीं करना है, आपने इंग्लिश के वर्जन्स की साउंड्स क्रिएट करनी है। आपको अगर खुद की अंग्रेजी ठीक करनी है, 6 महीने का गोदी में बच्चा, आप अंग्रेजी मूवी लगा के देखने लगो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप छोड़ दो।
आप 1.5 साल के लिए सिर्फ इस ब्रेन के ऊपर छोड़ दो जो ऊपर वाले ने आपको बना के दिया है। आपने इसमें जरा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आपने खुद कुछ नहीं बनाया, ये सब ऊपर वाले ने बना के दिया। तो आप क्या है, छोड़ दो उसको, उस सिस्टम पे छोड़ दो, उस नेचर पे छोड़ दो, उसके कानों में साउंड डालने की शुरुआत कर दो। पहले शुरुआत करो आप आधे घंटे से, 15 मिनट से, 20 मिनट से। जब उसके एनवायरनमेंट में आसपास की वो लैंग्वेज के जो साउंड है वो क्रिएट होगा, धीरे धीरे करके ब्रेन उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा, राइट। बट इट हैज टू गो इन ए रेगुलर फॉर्मेट। आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी, रेगुलर होना होगा, राइट। जब वो रेगुलर हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू, यानी कि जब वो देखने लायक हो जाए, 6 महीने के बच्चा, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के जो बच्चे हैं, उनको तो आप विजुअलाइज कराइए। तभी कई बार हम कहते हैं कि जो कार्टून्स है उसको अंग्रेजी में कर दो। बच्चे कहते हैं वो तो अपना चैनल चेंज कर लेते हैं, वो तो स्वैप कर लेता है, वो तो लैंग्वेज को बदल लेता है, राइट। सो उसको क्या करना है, मैंडेटरीली उसको एनकरेज करना है, उसको बताना है कि बेटा आपको उसकी काउंसलिंग करनी है कि देखो अगर आपने बहुत फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलनी है और स्मार्ट बनना है आपने, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल बी ऑन द टॉप। जैसे कई बारी बच्चे आते हैं मेरे पास में, कुछ चैलेंज होता है उनको, तो उनको मैं पूछता हूँ बेटा ये बताओ कि आपको ऑटोग्राफ देने वाला बनना है या लाइन में लग के ऑटोग्राफ लेने वाला बनना है। तो बच्चे तुरंत कहते हैं सर मैं तो ऑटोग्राफ देना चाहता हूँ। क्या बेटा ऑटोग्राफ देना चाहते हो तो आपको कुछ चैलेंज करने होंगे, आप वो करने को तैयार हो? तो कहते हैं यस सर, मैं आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू टेक दिस चैलेंज। तो वो कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनकी अंग्रेजी सुन के हैरान रह जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन राष्ट्रपति है, वो उनके कंपैरिजन में एज इट इज अंग्रेजी अमेरिकन एक्सेंट में बोलना शुरू कर दिए हैं। और बहुत देसी बच्चे हैं, आप उनकी अगर सिर्फ कम्युनिकेशन का फ्लो देख लोगे तो आप हैरान रह जाओगे ये क्या है, हाउ इज इट पॉसिबल। एंड इट इज पॉसिबल, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। इसलिए हमें फोबिया बन के नहीं रहना है कि ये लैंग्वेज है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चैलेंज करता हूं आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। और मैं इससे दूसरी बात, बड़ी बात कह देता हूं, आप बच्चे को हकीकत में, अगर आप पेरेंट को अगर आप वाकई में उस बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वो चैलेंज नहीं है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अगर टाइम दे पा रहे हैं तो आप ऑफ स्कूलिंग करा दीजिए, बच्चे को घर में रख के पढ़ाइए। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। एक बच्ची है, मैं ये इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर पेरेंट का अपना चैलेंज होता है। स्पेशली हमारी सोसाइटी में मेल मेंबर जो होता है, सुबह बेचारा निकल जाता है, शाम को वापस आता है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। फीमेल्स भी आज की डेट में इक्वली इंगेज्ड है, राइट। चाहे वो डेली घर के हमारे कामकाज हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के स्कूल की पीटीएम में भी जाने के लिए या तो पेरेंट में से मदर जाती है, फादर जाते हैं, बिकॉज दोनों एक साथ भी नहीं जा पाते। कई बार ये चैलेंज हो जाते हैं। सो हम लोगों ने क्या करना है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि पेरेंट हमेशा हमारे इंगेज रहते हैं। अगर मैं इसकी पूरी टाइमलाइन निकाल दूं कि आप एक्चुअली में बच्चे के सामने बैठ के आपने उसको ऑब्जर्व कैसे करके किया, और आपने उसकी ऑब्जर्वेशन में उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, क्या आपने आइडेंटिफाई किया, और उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको सर्किल करते 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 हमने क्या उसको आगे ड्रैग किया, क्या हमने ऐसा किया। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद हमारा बच्चा किसी थर्ड पर्सन की ऑब्जर्वेशन में है। वो थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो वाकई में उस बच्चे की इनबॉर्न इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कूल में एक सेक्शन में 40 बच्चे, 50 बच्चे, तो एक टीचर को इसको कोर्स कंप्लीट कराना ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो व्हाई आई एम टेकिंग यू, व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम सब पेरेंट हैं जो ऑब्जर्व, जो इस शो को देख रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ में दो चीजें हैं। एक ये कि जो हमारे देश में चैलेंज है अंग्रेजी को, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। उसको हम चैलेंज ठीक करेंगे, उसको रेगुलर उस साउंड को उसके दिमाग में वो डेटा एंट्री कराते जाइए जो उसकी लैंग्वेज का है। तो धीरे धीरे करके वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और वो बच्चा इजीली बोलने लगेगा, राइट। इसके और भी पैटर्न्स हैं। ऑफ द ट्रैक यू कैन call me up any point in time and you can ask me that is free of cost. I am doing counseling to all the kids and parents, right. जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे बच्चों का एक टाइम होता है। जैसे जब बच्चा 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो मेरे इस ग्राफ की तरफ देखिएगा, ऐसे करके ये ग्राफ जाता है और ऐसे डाउन आता है। ये जो ग्राफ होता है ये यहां से शुरू हुआ ऊपर और नीचे आया, ये होता है साइनेप्स की डेंसिटी। हमारे माइंड में जो नर्व सेल्स होते हैं
न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें लर्निंग कराते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन जो हमारी होती है वो 4 साल से बढ़ना शुरू होती है। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, हॉर्लिक्स का एड देखा होगा कि बच्चे के डेवलपमेंट का यही टाइम पीरियड होता है और इसमें साइनेप्स की डेंसिटी बढ़ती है। तो वो एक्चुअली में फैक्ट है कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8 मैक्सिमम हाइट पे होते हैं साइनेप्स, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद वो एक स्टेज आती है जहां पर एक साइनेप्स की डेंसिटी कम होने लगती है और वो एवरेज पे आ जाती है। इसीलिए अगर मैं किसी एडल्ट को बोलूं, 25 ईयर्स के, 35 ईयर्स के एडल्ट को बोलूंगा, तो वो और एक छोटे से बच्चे को जो 7 से 8 साल का है, और दोनों को मैं कोई एक जॉब देता हूं लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का, शायद छोटा बच्चा ज्यादा तेज कर पाएगा इन कंपैरिजन टू एक एडल्ट के, राइट। सो इस टाइम पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है और इस टाइम को हम सबको समझना जरूरी है। इस टाइम पर यदि हम उस बच्चे की इनबॉर्न इंटेलिजेंस को पकड़ पाएंगे तो शायद उस बच्चे को उसकी लाइफ में, उसकी ह्यूमन लाइफ में टॉप पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं, उसकी ह्यूमन लाइफ में टॉप पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं। इनबॉर्न इंटेलिजेंस क्या होती है? इनबॉर्न इंटेलिजेंस क्या होता है कि हर बच्चे के अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। वो कैपेबिलिटी जिस तरीके से हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, इसके कई सारे प्रमाण हैं। जैसे एक तो शक्ल ही होती है, एक सी नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में हर एक की एक सी नहीं हो सकती है। दूसरा, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा थंब है या हमारी फिंगर के किसी भी उस पे, या आई का जो रेटिना है वो कॉमन नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा सिक्योरिटी सिस्टम्स में हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। आपका जो मोबाइल के एप्लीकेशंस में भी कई बारी आपको लॉक करना है तो आपका फिंगरप्रिंट से लॉक हो जाएगा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं कोई। दैट मीन्स यू आर ए यूनिक पर्सनैलिटी। और जो हमारी फिंगर के ऊपर ये जो रिजेस बने होते हैं, हर एक के एक से नहीं होते हैं। इसलिए एफबीआई की जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, ज्यादातर उन्होंने फिंगर के रिजेस के थ्रू ही उन्होंने सिक्योरिटी लॉक्स लगा रखे हैं। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हर बच्चे के अंदर उस एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है। वो कैपेबिलिटी को यदि वो माँ बाप पहचान पाएंगे तो वो शायद सबसे बड़ा कदम होगा उनका, किसी बहुत बड़े वर्ल्ड के टॉप मोस्ट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा वो होगा कि वो अगर उसकी इनबॉर्न इंटेलिजेंस को समझ पाए, राइट। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने इंस्टीट्यूट में, सबसे पहले उस बच्चे की इनबॉर्न इंटेलिजेंस पे निगाह लगानी होती है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। वो कितना भी छोटा बच्चा हो, अगर उसकी हमको ये पता चल गया कि ये बच्चा, इसकी लिंग्विस्टिक यानी ब्रेन की कनेक्टिविटी जुबान से बहुत अच्छी है, तो इससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। इससे गाने का सुर भी आता है, इससे कम्युनिकेशन का थ्रो भी आता है, इससे बहुत सारी चीजें निकल आ सकती हैं। यदि उसकी ब्रेन की कनेक्टिविटी उसकी आई के रेटिना के साथ में एस्टेब्लिश्ड है, तो वो एक बहुत दूर तक, मतलब ऑब्जर्व करने वाला हो सकता है, एक पायलट की क्वालिटी में जा सकता है। यदि वो बच्चे के अंदर रीजनिंग की, कैलकुलेशन की, एनालिसिस की पावर इम्पार्टेड है, पहले से ही है, जो कि कैसे होता है? ऐसा होता है कि जैसे मेरे अंदर, अगर मैं रीजनिंग बहुत अच्छी, मेरी कैलकुलेशन, मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी, तेज है, तो क्या होता है कि मेरे जो साइनेप्स की डेंसिटी है, मेरे लॉजिकल वाला जो ब्रेन का पार्ट कंपार्टमेंट होता है, उसमें ज्यादा होगी। अब वो किसी थर्मामीटर से हम मेजर कर नहीं सकते हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, कुछ बहुत सारे और चीजें कराते हैं, उससे हमको कहीं ना कहीं थोड़ा रे ऑफ होप मिल जाता है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऑब्जर्वेशन में पकड़ में आ जाए तो हम उस बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दें। एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोग को, तन्मय बख्शी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो गूगल पे टाइप कर लीजिए तन्मय बख्शी को और उसको चेक कर लीजिए। 13 साल का बच्चा आईबीएम को ट्रेनिंग दे रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। 13 साल का बच्चा, उसको करीब 1.5 से 2 करोड़ के पैकेज को उन्होंने लिया हुआ है गूगल ने। क्या हो गया है 13 साल के बच्चे को? क्या कर रहा था वो बच्चा जब वो 5 साल का था? वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड थिंक। वो 5 साल का जब वो था, तो हमारे आपके बच्चे हाथ में रिमोट पकड़ के या हाथ में वो पकड़ के कुछ बहुत सारी मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं। वो बच्चा क्या कर रहा होता था? एल्गोरिथम्स टाइप कर रहा होता था। वो ऑब्जर्वेशन उसके पिताजी उसके साथ में बैठ के वो करा रहे होते थे। अब उनके पिताजी को तो ये समझ में आ गया कि मेरा बेटा बहुत जल्दी कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने लगा है, और वो 5 साल का बच्चा जब वो समझते समझते 13 साल का हुआ, तो उस 13 साल में, यानी 7 से 8 साल का टाइम लगता है किसी भी बच्चे को। अगर हम टॉप पोजीशन पर पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी चीज की प्रखंड पंडित बनाना चाहते हैं, तो 7 से 8 साल का एक टाइम पीरियड होता है, एक एवरेज टाइम पीरियड, जिसके हमने ऑब्जर्व किया है। तो वो बच्चा आज की डेट में इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो 5 साल में वो काम करता था। अब हम किसी और का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का, जब वो 6 साल का था तो वो स्टेडियम में होता था, सुबह 4 बजे स्टेडियम में होता था। तो उस टाइम पर बहुत सारे
क्योंकि हर पेरेंट का अपना ऑब्जर्वेशन अलग होता है, कहते हैं भाई हम ये काम नहीं कर सकते, हमें नहीं बनाना अपने बच्चे को। क्योंकि होता क्या है, ये सब लाइफ के चैलेंजेस हैं, इसीलिए 0.0000001% लोग ही कामयाब होते हैं, बाकी सब एवरेज भीड़ का हिस्सा होते हैं। अगर हमें अपने बच्चे को कामयाबी की उस डगर तक पहुंचाना है तो हमको थोड़ा अलग सोचना होगा। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो है हमारे बच्चे की इनबॉर्न इंटेलिजेंस की। उसके लिए बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं उस बच्चे की, आप उससे रेगुलर टाइम दे सकते हैं। यानी अगर आप सुबह से शाम तक बिजी हैं तो उसको इग्नोर मत कीजिए, आप उसको ये मत कीजिए। कई मैंने पेरेंट्स को देखा है, कई मदर्स को देखा है कि स्कूल से बच्चा आया, उसने बैग उठा के फेंका, उसने हाथ में टीवी उठाया, रिमोट उठाया और बैठ गया, उसको मम्मी गरम गरम खाना बना के दे रही है। वो बच्चा क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इंगेज हो गया, कहां पर हो गया, टेलीविजन के प्रोग्राम में। एंड बिलीव ऑन मी, एक मैं आपको सबको एक बात बता दूं, हमारा जो देश है ना बहुत अच्छा, बहुत भोला देश है हमारा। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और इसका फायदा विदेशी लोग उठा ले जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको, कोट अनकोट में आपको एक बात बता रहा हूं, अभी बहुत मुश्किल से साल भर हुआ होगा, आपने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, मोबाइल पे देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, टेलीविजन पे देखे होंगे, अखबार में भी आ गया होगा एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जो बच्चों को बहुत तरक्की करा ले जाएगा। कोई रॉकेट बना हुआ होगा और आपका बच्चा जैसे नासा अभी चला जाएगा वो नासा, राइट। वो कोडिंग कराने वाली एक कंपनी, राइट, वो दावा करती है कि साहब आपका बच्चा क्या नहीं हो जाएगा। कोडिंग क्या होता है, एक बेसिक लैंग्वेज होती है, राइट। जिस तरीके से फैशन बदलता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बदल जाती है। मेरी बात हुई वहां पर, उनके यहां से कई बारी कॉल आया, उन्होंने बात की, जो उनके जो एम्प्लॉई थे जो कॉल कर रहे थे, पहली लेयर ने कॉल किया, सेकंड लेयर ने, थर्ड लेयर में मींस कि अब इस डील को फाइनल करना है। तो उन्होंने कहा सर ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या ये चेंज नहीं हो जाएगी लैंग्वेज? आज मेरा बच्चा छोटा सा, मैं उसको एंगेज कर दूंगा एक लैंग्वेज में, टुमारो इफ इट गेट्स चेंज व्हाट विल हैपन? कहते हैं हाँ सर ये तो है बट देख लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप ये एक्चुअली में क्या होता है, वो कंपनी जो थी, वो कंपनी हमें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि वो अमेरिकन कंपनी है। एक्चुअली में वो नाम तो इंडियन लगता है लेकिन कंपनी अमेरिकन है। 75% 65 to 70% स्टेक्स अमेरिकन है, राइट, 30% इंडियन है। अब पेंडेमिक के टाइम में क्या हुआ, 40,000 से 1 लाख तक का कोर्स लोगों ने अपनी पॉकेट से बच्चों के लिए शेल आउट कर दिया। वो 40,000 से 1 लाख तक का कोर्स सीधे फनल लगा के अमेरिका ने पीछे पैसा खींच लिया। वो पैसा यदि, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि वही पैसा हम लोग अपने आसपास सर्कुलेट करते तो वो इंडिया में ही सर्कुलेट हो रहा होता, तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती, थोड़ा तो बढ़ता। इस पेंडेमिक में जो वैसे ही इस टाइम पर धंधा पानी नहीं था, जिन लोगों के पास पैसा था भी, वो पैसा चला गया कहां, पड़ोसी देश के पास चला गया, 7 समुंदर पार वहां पे चला गया। तो क्या हुआ, एक तो ये कि उस बच्चे को कोडिंग लैंग्वेज से इतना तो जरूर आ गया कि वेबसाइट कैसे बनाते, बड़ा खुश है जी मैंने वेबसाइट बना ली है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली उस बच्चे की नॉलेज के, एक्नॉलेजमेंट के अगर समय हम बात करें तो उसको बहुत बड़ा लाइफ में कुछ मिलने वाला नहीं है। जबकि कोडिंग आपके आसपास, घर के आसपास कोई भी बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी हो, उस बच्चे को 1,000-2,000 रुपए दो इस पेंडेमिक के टाइम पर, उसको कहो मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को कंप्यूटर लैंग्वेज सिखा दे, उसको वो लैंग्वेज सिखा दे, कोडिंग डिकोडिंग ये सब, वो उसको कंप्यूटर फियर दूर हो जाए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, उसकी लाइफ में कंप्यूटर जिंदगी भर रोल प्ले करेगा। यदि उस बच्चे को आपने कुछ स्पेशल देना है तो उस बच्चे को आप बचपन से ही कोई ना कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर की दुनिया में थोड़ा बहुत उसको इक्विप करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो जो हम बात कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट है इनबॉर्न इंटेलिजेंस की, इनबॉर्न इंटेलिजेंस में अगर किसी बच्चे को हम लोग एक उसकी पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर पाते हैं, राइट। अब हम दो बातें करेंगे एक साथ। एक बच्चे की इनबॉर्न इंटेलिजेंस है। इस इनबॉर्न इंटेलिजेंस को यदि हम पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसके ऊपर काम करते हैं 7 साल, राइट। इसके साथ साथ इसकी पैरेलल चीज क्या है, उस बच्चे की सुपर स्किल्स। सुपर स्किल्स क्या होती है? सुपर स्किल्स होती है वो स्किल्स जो लाइफ में हमेशा काम आनी है। वो खाना बनाना भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, राइट, वो इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, वो बैंकिंग भी हो सकता है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज भी हो सकती है, वो आपकी जीके जनरल अवेयरनेस हो सकती है। ये सारी चीजें सुपर स्किल्स में काउंट होती हैं।
नॉर्मली हम लोग बच्चों को एक्सपोज नहीं करते हैं, और जब हम एक्सपोज नहीं करते हैं तो 10th क्लास पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद मेजॉरिटी में बच्चे जो है वो अपने करियर को स्टैब्लिश करने के लिए कोई आईआईटी, कोई कुछ करते हुए अपने करियर की तरफ भाग रहा होता है। और उस टाइम पर कोई कहता है मैं बैंकिंग में करना, तो बैंकिंग की कोचिंग कर रहे होते हैं, और तमाम कोचिंग करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। तो हमने क्या करना है, अपने बच्चे को लेस करना है, इक्विपमेंट से लेस कर देना है बचपन से ही, ताकि आपका बच्चा पहले अटेम्प्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में मेरे बच्चे को अपने एक पोजीशन पे खड़ा होना देखते हुए, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ में। पहला, उसकी इनबॉर्न इंटेलिजेंस को चेक कर लीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, उसकी सुपर स्किल्स उसी के साथ में शुरू कर दीजिए, जिस भी क्लास में बच्चा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, मतलब जिस भी क्लास में वहीं से शुरू कर दीजिए। कारण क्या है कि यदि हमने ये कार्य कर लिया, यदि हमने ये कार्य कर लिया, तो उस बच्चे की इनबॉर्न इंटेलिजेंस को अगर हम 7 साल लगातार वो कर लेगा। फॉर एग्जांपल, इनबॉर्न इंटेलिजेंस में एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं, इनबॉर्न इंटेलिजेंस में कोई बच्चा कोई लॉन टेनिस खेलता है या बैडमिंटन खेलता है, राइट। बैडमिंटन के साथ साथ में उस बच्चे का जो सुपर स्किल्स है वो क्या है, कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है, जीके, जनरल अवेयरनेस, यानी पृथ्वी का पूरा हिस्सा उसको मालूम होना चाहिए, कौन सा कंट्री कहां पर है, क्या हो रहा है इकोनॉमिकली, कौन सी कंट्री वीक है, कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट क्या करती है, इंपोर्ट क्या करती है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट आता है वोकैबुलरी का, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर कमांड वोकैबुलरी के साथ ही हो सकता है। चौथा पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक की बुक्स हर मार्केट में अवेलेबल है। नहीं तो आप अपने गूगल पे टाइप कीजिए फर्स्ट क्लास रीजनिंग फॉर द किड, आप निकालिए उसका प्रिंट आउट और अपने बच्चे के सामने रोज अपनी शीट रख दीजिए, बेटा से सॉल्व कर, थोड़ी हेल्प कर दीजिए उसको शुरुआत में। धीरे धीरे उसका माइंड वर्क करने लगेगा, कोडिंग डिकोडिंग पे वर्क करने लगेगा, ब्लड रिलेशन की रीजनिंग में वर्क करने लगेगा। तो वो बच्चा क्या होगा, वो चीजें सीखने लगेगा जो जिंदगी में उसको स्कूल नहीं सिखा पाता। स्कूल क्या बताएगा कि एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर नंबर 1 ये दे रखा है, ये वाली किताब का पहला चैप्टर टीचर आके घंटी बजेगी, वो उसको पहले से लेके आखिरी तक का चैप्टर पढ़ाएगा, उस बच्चे की समझ में आए या ना आए। क्योंकि टीचर जो बोलेगा वो अंग्रेजी में बोलेगा, अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और बच्चे को वो अंग्रेजी समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपने उस बच्चे को एक्सपोज किया नहीं है। वहीं से चैलेंज शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा एक रट्टू तोते की तरह क्रैमिंग पैरट बन जाएगा, और वो सिर्फ रट रट के कॉपी पेस्ट हनुमान चालीसा की तरह सिर्फ यही कार्य करता हुआ 10th क्लास पास कर जाएगा। आपको लगेगा मेरे बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हकीकत यह है कि किसी भी स्कूल के 90% बच्चों का चैलेंज लेता हूं मैं आज, 90% बच्चों का रैंडमली अगर मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लूंगा तो वो बच्चा बता नहीं पाएगा, उसे क्वेश्चन का वो आंसर ही चाहिए। कोट अनकोट एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है, वहां की एक बच्ची को हमने ट्रेन किया, 6th क्लास की बच्ची को ट्रेन किया, और उस बच्ची ने जब अपने स्कूल के एग्जाम्स दिए तो वो बच्ची मायूस हो गई। हमारे पास पेरेंट्स आए, बोले इसके मार्क्स कम हो गए सर, और ये बच्ची बड़ी परेशान है, हमेशा फर्स्ट आती थी। हमने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि सर टीचर ने, जब हमने कॉपी चेक की थी, टीचर ने कहा कि जो मैंने लिखवाया था वो तो इसने लिखा नहीं है। मैंने कहा सर तो इसमें खुश होना चाहिए आपको, या आप परेशान है? बोले हमें समझ नहीं आ रहा सर हम क्या करें, वो बड़ी परेशान है क्योंकि उसको तो मार्क्स चाहिए। पेरेंट्स भी कह रहे थे। मैंने कहा सर आपको मालूम है आपकी बच्ची ने क्या अचीव किया है? आज आपकी बच्ची रट के नहीं लिखा, उसने अपने मन से लिखा है, क्योंकि उसने चैप्टर को एक बार पढ़ा, उसको समझ में आ गया, उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई थी, उसकी बहुत सारी चीजें स्ट्रांग हो गई थी, उसने अपने मन से लिख के आ गई है आंसर। और उसमें उसकी टीचर ने अगर ऐसा किया है तो यू शुड गो एंड रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल एंड टेल देम कैटेगरिकली कि मेरी बच्ची ने अपनी भाषा में लिखा है, तो ये क्यों टीचर ने काट दिया। अब आप टीचर का एंगल समझिएगा। टीचर का एंगल क्या होता है, प्लीज डोंट माइंड अगर यहां पर मेरे साथ में कोई टीचर भी हो, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ खाली एक ओपन बात कर रहा हूं, बिकॉज वी आर ए फ्री कंट्री, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री वी आर लिविंग। सो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि टीचर ने जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में टीचर का स्कूल जाते ही, कॉन्वेंट स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहां पर प्रेशर आ जाता है। आपको क्लास नंबर सेकंड भी देखनी है, थर्ड भी देखनी है, फोर्थ भी देखनी है। अगर उसने मान लो एक सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है, तो वो एक सब्जेक्ट इंग्लिश की टीचर है, तो इंग्लिश की टीचर भी बेचारी वो हर क्लास को हैंडल करती है, राइट। उसके पास क्या होता है, टोटलिटी में कम से कम 300 400 500 बच्चे हो जाते हैं। अब 500 बच्चों की कॉपी भी तो चेक करनी होती है ना। अब 500 बच्चों की कॉपी चेक करनी होगी तो वो उसको इजी क्या होगा,
टीचर को इजी क्या होगा? कंप्यूटराइज सिस्टम तो है नहीं कि वो रोबोट की तरह समझ ले और उसको क्रॉस कर दे, सही कर दे। वो बेचारी वही देखेगी जो मैंने लिखवाया था वो लिखा है कि नहीं लिखा है, शुरू से लेकर आखिरी लाइन तक नजर ऐसे ऊपर से नीचे जाती है। तो टिक मार्क करते करते 400 कॉपी चेक हो गई। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या? उस बच्चे के साथ में जो डेवलप हो रहा था वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट से रुक गया, और इसका आउटकम हमको देखने को मिलता है। अभी आप टाइप कर लीजिए कि बेरोजगारी की हमारे सामने सिचुएशन कितनी बड़ी है, क्योंकि वो बच्चे के लाइफ में जो एक्चुअल टाइम था वो तो खत्म हो गया उसका कॉपी पेस्ट और क्रमिंग में, और जो लर्निंग का टाइम था, जो सीखने का टाइम था, अब वो जाके कोचिंगों में सीख रहा है, वो सीख पा नहीं रहा क्योंकि बेसिक फंडामेंटल उसके मजबूत नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे बच्चे चैलेंजेस में आ जाते हैं और उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक इंटरव्यू दिया था, पीछे एचआरडी मिनिस्टर थे, कि मेरे देश के अंदर ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में हाफ पेज का आर्टिकल था। ब्रेन ड्रेन का मतलब समझिए, यानी कि ब्रेन में कुछ है ही नहीं, ड्रेन हो गया। जो अभी तक पढ़ा वो सब ड्रेन हो गया, वॉशिंग मशीन के पानी की तरह गया वो बाहर। तो अब आप इसको समझने के लिए उसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा उसके ब्रेन में, जब तक उसका लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा। एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। अब लैंग्वेज पे कमांड नहीं हुआ तो वो उसके अंदर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग आपको क्वेश्चन आंसर वो अच्छे से सुना देगा, बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर सुना देगा, बट होगा क्या एक्चुअली में? प्रॉब्लम कहां पर होगी कि वो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम शुरू होगी। वो ठीक से समझ नहीं पाएगा। वो क्लास 4th से 5th में तो आ जाएगा, 5th से 6th में चला जाएगा, लेकिन बैक चले जाए क्लास 4th के, फिर वही हम एसएसटी का क्वेश्चन उठा के पूछेंगे तो उसे कुछ नहीं मालूम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर वाकई में आप देखते हैं उस दूरदर्शिता से कि मुझे अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, मुझे अपने बच्चे को आईपीएस बनाना है, मुझे अपने बच्चे को सर्वोच्च पद पे बैठाना है, तो आपको उसकी पैटर्न पढ़ाई का बदलना होगा। उसके लिए चाहे तो आप ऑफ स्कूलिंग करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल भेज रहे हैं तो आपने सुपर स्किल्स पे ध्यान देना होगा, और यदि बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आपने उसके लिए कोई ऐसा मेंटोर रखना होगा कि जो उसको इस तरीके से, इस माध्यम से कनेक्ट कर पाए। सो इस पैटर्न पे, अच्छा एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। एक बच्ची है माइका खन्ना। माइका खन्ना इज द नेम ऑफ द गर्ल, राइट? उनके पेरेंट्स मेरे पास में आए थे और उन्होंने, वो क्लास 6th में उसका एडमिशन चाहते थे किसी कॉन्वेंट स्कूल में उस बच्ची का। वो एक पास के गांव से, एक छोटा सा टाउन था, वहां से आए थे। तो उस पेरेंट की उम्मीद थी कि अच्छा अंग्रेजी स्कूल हो उस बच्ची, और टाइम उसका था करीब अप्रैल के आसपास का, मई का टाइम था, जुलाई में स्कूल खुलने थे तो उन्होंने शिफ्ट कराना था। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट? उस बच्ची को ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, उससे बातें करी, उससे डिस्कशन किया, साइकोमेट्रिक उसका एनालिसिस किया, बहुत सारी बातें करी, राइट? तो जब हमने ये सब पाया कि उस बच्चे का साइकोमेट्रिक एनालिसिस में कि इसकी जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसके बॉडी मूवमेंट में है, उसके लॉजिकल में नहीं है, बॉडी मूवमेंट में। अब बॉडी मूवमेंट में क्या करती है वो बच्ची? जब हमने उससे पूछा तो उसकी बॉडी मूवमेंट से वो कहती है, सर मैं आई पैशनेटली प्ले लॉन टेनिस। मैंने कहा, आर यू श्योर यू प्ले पैशनेटली? शी सेड, यस सर, आई पैशनेटली प्ले। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अगर तुमको एक ऑप्शन दिया जाए कि 3 घंटे से 4 घंटे तुमको ये खेलना है या 4 घंटे की मूवी देखनी है, विच व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? कहते कि नहीं, मुझे 4 घंटे मुझे खेलना पसंद है। वो अंदर से, उसके अंदर से फीलिंग आ रही थी। तो हमने एक उसके फादर को बुलाया, पूछा। तो जब हमने उसके ऑफ द ट्रैक पूछा तो उसके फादर ने कहा, नहीं सर, ये तो बड़ा डेडिकेटेडली पैशनेटली खेलती है लॉन टेनिस, और हमारे शहर में या हमारे उस जगह कस्बे में तो ज्यादा है ही नहीं, बस इसको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लॉन टेनिस पे ही है। तो वो शहर में आए थे तो हमने लोकल स्टेडियम कहा कि इसको रोज के रोज आप इसको, सबसे पहला काम यही काम करो कि आप इसको रोज, उसको डेली उसको भेजना शुरू करो। और उसके बाद हमने उनको बड़ा सीरियसली नोट पे एक बात कही। हमने कहा, सर हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके क्या काम आती है? यानी मेरे को देखने वाले, मैं सबसे पूछ रहा हूं, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके क्या काम आती है? दिव्या मिश्रा मैम, आप ही बता दीजिए, आपके क्या काम आती है हाई स्कूल की मार्कशीट? बताइए। हाई स्कूल की मार्कशीट मार्कशीट बहुत बड़ा किस काम जी आती है? मार्क है। आगे की एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए, स्ट्रीम चूज करने के लिए एक मैडम बेंचमार्क आपकी हाई होती है स्कूल की हाई स्कूल। मार्कशीट काम आती है डेट ऑफ बर्थ देखने के, डेट ऑफ बर्थ देखने के काम में आती है हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट, राइट? सो ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हमने कहा कि आपको ये, फॉर एग्जांपल ये 10th लेवल है, राइट? 10th में यहां पर आपने बोर्ड का एग्जाम देना है।
क्या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग के अंदर बच्चे को बैग 10 किलो का टांग के भेजना और वहां पे बैठा के सुबह से लेके शाम तक लगातार 6 घंटे रोज बस से जाना, वैन से जाना, ये प्रक्रिया कराने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी, ऐसा है? कभी नहीं है ना, ये हम सोचते नहीं है। एक पैटर्न है, 10वीं का कोई भी एग्जाम दे सकता है, कहीं से भी आके देख सकता है, हिंदुस्तान का रेसिडेंट होना चाहिए, यहाँ का नागरिक होना चाहिए, तो बच्चा दे सकता है। तो क्या है कि हमने उनको, पेरेंट को बोला आप ऑफ स्कूलिंग करा दो इस बच्ची का, इसकी मैथ्स, इसकी साइंस, इसकी फिजिक्स, इसकी केमिस्ट्री, इसकी बायोलॉजी, इसकी अंग्रेजी, ये सब घर पे आपकी आंखों के सामने बैठ के होगी। वो एक मेंटोर आएगा आपके पास, वो सामने पढ़ाएगा, आपके कानों में पड़ेगा कि क्या पढ़ा रहा है, आपको पता चलेगा कि वो क्या पढ़ा रहा है, आपका बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है। somehow he took that challenge। मैं हर एक से नहीं कहता ये आप चैलेंज लीजिए, बिकॉज हर एक की घर की कंडीशंस अलग होती हैं। उनके पास में कंडीशंस, ये भी बता दूं कि उनका बिजनेस था, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस था, तो उनको एक जगह पर बैठने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा मैं ये कर सकता हूं, मैं अपनी बच्ची के साथ में ये काम कर सकता हूं, मुझे बिजनेस के लिए सुबह शाम जाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने ये चैलेंज ले लिया। तो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने उस बच्ची को अपने पास में रखा, मतलब उसको ऑफ स्कूलिंग कराया, घर में बैठ के उसका ट्यूटर, जब सुबह बच्चे 7 बजे 6 बजे उठ के तैयार होते थे स्कूल जाने के लिए, वो 5 बजे बच्ची तैयार होती थी स्टेडियम जाने के लिए। 3 घंटा रोज सुबह 5 से 8 या 9 बजे तक वो खेलती थी, घर आती थी, नहाने धोने के बाद वो 11 बजे 10 साढ़े 10 11 बजे वो लगातार बैठ जाती थी 3 घंटे पढ़ाई करने के लिए। उसमें 1-to-1 पढ़ाई होती थी, यानी एक इधर ट्यूटर है, इधर वो स्टूडेंट है, राइट? स्कूल में क्या होता है, 1 ट्यूटर एंड 50 स्टूडेंट्स, राइट? सो क्या होता था, 1-to-1 टीचिंग हो रही होती थी, और उस बच्चे को इंग्लिश, मैथ, साइंस में हमेशा वो बच्ची स्ट्रांग थी। एक फादर ने एक काम उनका किया कि स्कूल से बात करी कि सर हम इतना चाहते हैं हमारी बच्ची, जब भी आप यूनिट टेस्ट लें, हाफ ईयरलीज लें, ईयरली एग्जाम्स लें, तो मेरी बच्ची अपीयर होना चाहती है। उन्होंने उसको परमिशन दे दी। वो बच्ची जब भी एग्जाम देती थी हमेशा सेकंड या फर्स्ट या थर्ड आती थी क्लास में, राइट? सो मैं आपको एक एग्जांपल दिया अभी, ये एक आई ओपनर हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करना चाहते हैं लेकिन उनको विजन नहीं मिल पा रहा हो। वो बच्ची लगातार खेली, 2 साल के बाद आज की स्थिति में बता रहा हूं, वो माइका खन्ना, उसके नाम के आगे राष्ट्रीय खिलाड़ी लग चुका है। इंडिया के अंदर उसका नाम 24वें रैंक पे है। पीछे था, अब और बढ़ गया होगा। उसने नेशनल टॉपर को तो हरा ही दिया था, अब तो शायद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पे होगी। दैट हर नेम इज माइका खन्ना। उस माइका खन्ना बच्ची ने आज अपना एक बेंचमार्क स्टैब्लिश किया लॉन टेनिस के अंदर। कोई भी स्टेट नहीं छोड़ा, हरियाणा उसने जीत लिया, पंजाब उसने जीत लिया, इधर आपका आंध्र प्रदेश उसने जीत लिया। उसको नेशनल कोच अपॉइंट हो गया है। उसको डीएम साहब ने कहा कि साहब ये बच्ची जो है, इसके लिए स्पेशली जिस जगह से वो आई थी वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोर्ट बनाया 40 लाख रुपए का अपने से इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको उस कोर्ट की चाबी दी। मैं आपको वो बता रहा हूं, ये अभी मात्र 8th क्लास में बच्ची है। इस समय वो सिर्फ 8th क्लास में बच्ची है। व्हाट यू एक्सपेक्ट, बच्चा कहां जाएगा? अगर उस बच्चे को हमने रॉकेट बनाना है तो वो व्हाइट हेड जूनियर का रॉकेट नहीं बनाएगा, वो पेरेंट का रॉकेट बनाएगा, आपका रॉकेट बनाएगा। आपकी थॉट्स को वो बनाएंगे उस बच्चे को फ्यूल देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको इग्नीट करने के लिए। दिस इज वन पार्ट। मतलब देयर आर वेरियस मैनी किड्स, जो कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई बनना क्या चाहता है, उसकी है कैपेबिलिटीज। कोई बच्चा लॉजिकली बहुत साउंड है तो उसकी अभी से तैयारी शुरू हो गई रीजनिंग का, वो अभी है तो वो 7th क्लास में, लेकिन 10th क्लास के लेवल के सम्स कर सकता है। सो देयर आर वेरियस मेनी थिंग्स। जिसको जो चाहिए, जिसको जिस तरीके का गुरु चाहिए, हमने अटैच किया। जो आईआईटीज करना चाहते हैं, तो हमारी टीम में मैथमेटिशियन है अमित चौधरी जी, उन्होंने, अब्दुल कलाम साहब ने उनको तमाम अवार्ड दे रखे। उन्होंने एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले इजाद किए थे, कई आईआईटी बच्चे उन्होंने निकाल दिए। तो वो भी है, उनके बच्चे के साथ में वो मेंटर हमने जोड़ा। कोई अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं वहां तक, ताकि उस बच्चे की लाइफ में पहले अटेम्प्ट में ही वो क्लियर कर ले। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर लिए, तो आप उस बच्चे को पहले समझाइए होता क्या है आईएएस, आज से ही समझाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5th क्लास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6th क्लास है, उसको बताइए। और चाहिए तो उसको ले जाके दिखा दीजिए आईएएस का घर, और लोकल आपके जिस भी शहर में आप रहते हैं, जो भी आईएएस हो, उनको हाथ जोड़िए, सर मेरा बेटा जरा आपसे, बच्ची मेरी आपसे मिलना चाहती है 5 मिनट के लिए। वो देखना चाहती है कि आपने ऐसा क्या किया।
आईएएस के वर्ड ऑफ माउथ से, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जब वो सुनते हैं कि उस बच्चे ने ये मेहनत, उन्होंने ये मेहनत करी एज ए चाइल्ड, इतने कॉम्प्लिकेशंस के साथ में उन्होंने मेहनत करके अपने आप को आईएएस बनाया, इतना बड़ा बंगलो शहर के अंदर आपके पास तो है नहीं, उस आईएएस के पास में है, तो हम बता सकते हैं कि देखो बेटा, मेरे पास तो इतना बड़ा बंगलो नहीं है, आपके पास जरूर हो सकता है, आप इस शहर के राजा बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आपको ऐसे शुरू करनी होगी कि दिन के आवर्स को डिवाइड करना होगा। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चों को उनके माइंडसेट में ना एस्टेब्लिश कराया कैसे आवर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जब कहते थे कि हमें बहुत कुछ करना है, हमने कहा था बेटा देखो, टाइम एक ऐसी चीज है, अगर मैं यहां पर एक लकीर खींच दूं, हम सब एक लकीर पे खड़े हैं, प्रधानमंत्री भी एक ही लकीर पे हैं, राष्ट्रपति भी उसी लकीर पे हैं, आप, मैं, सब, आप भी, और उसके आगे सबके लिए टाइम आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, सबके लिए बराबर टाइम आगे बढ़ रहा है। यू कैनॉट गो बैक इन यस्टरडेज टाइम, यू कैनॉट गो बैक ईयर बिफोर, आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपको एहसास नहीं होता हवा हमारे चारों तरफ है, ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं टाइम को बढ़ते हुए, हम महसूस कर सकते हैं टाइम कभी भी हम हमें आके बार बार पिन पॉइंट नहीं करता कि मैं बीत रहा हूं, मैं बीत रहा हूं, राइट। सो उस बीतते हुए टाइम में क्या होता है, इधर से एक आता है व्हाट्सएप, इधर से आता है फेसबुक, इधर से आता है वो पबजी, राइट। इधर से बहुत सारे ऐसे, आपके बच्चे का रास्ता वहां तक है। हमने कहा बच्चे, आप सिर्फ 5 साल, 6 साल, बस 6 साल अपनी लाइफ के दे दो, अगले 60 साल आप राजा की तरह रहोगे। लेकिन वो 6 साल ही नहीं आ पाते बच्चे की लाइफ में। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि ये चैलेंजेस उनको खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बच्चों को, सबसे इंपॉर्टेंस उसकी है इनबॉर्न इंटेलिजेंस, क्योंकि यू नेवर नो, आपके घर पे बैठा हुआ अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा आपका, जस्ट ए मिनट, आपके घर पे बैठा हुआ बच्चा कोई आईएएस भी हो सकता है, वो छुपा हुआ गूगल का सीईओ भी हो सकता है। एक गांव से तो गया है वो सुंदर पिछे हिंदुस्तान के, किसी ने सोचा था कि वो गूगल को हेड कर रहा होगा। जस्ट सी इमेजिन, हम खाली अपने बच्चों को वो टिप्स देते रहे, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने ही घर के अंदर, बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। आज की डेट में मालूम है, सबा मैम शायद कुछ कहना चाहती है, मैं, आप बाद में मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं, मैम से आप नंबर ले लीजिएगा। बट अभी ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि वो बच्चा हमारे पास में जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की प्रॉपर्टी है। हम गलत समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा है। नो, ये बच्चा सोसाइटी के लिए आया है। इस बच्चे को हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चा अगर राष्ट्रपति होगा तो ये कल को देश की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी, एसेट होगा। प्राइम मिनिस्टर होगा तो बहुत बड़ी एसेट होगी। इस शो में देखने वाले कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? बस खाली मैसेज करके लिख दीजिए यस। मुश्किल हो जाएगा लिखना, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। अभी मैं पूछूंगा आईआईटी का इंजीनियर बनाना है तो सबके आ जाएंगे थम्स अप। अभी मैं पूछूंगा कि आईएएस बनाना है तो तमाम आ जाएंगे, लाखों की संख्या में दिख जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बनाना चाहता। देश की दिक्कत कई बारी यही हो जाती है कि हम जो सबसे कंट्रोल्ड चीज होनी चाहिए, एक ऐसी चीज जहां पर हर माँ बाप सोचे कि मुझे इस बच्चे को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ताकि वो इस कंट्रोल कर पाएगा। तो उसकी एजुकेशन, उसकी लिफ्ट अप, उसकी सोशल बिहेवियर, हर चीज, मतलब छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको कह सकता हूं, जैसे मैंने आपको सुपर स्किल्स बताया, आपने नोट कर लिया होगा। मैंने आपको इनबॉर्न इंटेलिजेंस के बारे में बताया, वो भी आपने नोट कर लिया होगा। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शो का टाइम मैम थोड़ा कम पड़ जाएगा, कभी हम लोग हो सकता है कि फिर इस शो को रिपीट करना पड़े। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे टेलीविजन इंड्यूस्ड ब्रेन स्टेगनेंसी होती है, टेलीविजन इंड्यूस्ड ब्रेन स्टेगनेंसी क्या होता है? जैसे हम एक डिवाइस है, वी आर ए बायोलॉजिकल रोबोट, राइट। अब मैं 3 ऐसे कर देता हूं बायोलॉजिकल रोबोट। पहले इस रोबोट को मैं एक एनवायरनमेंट देता हूं जो बहुत ही आध्यात्मिक है और पूजा पाठ से भरा हुआ है। उसके चारों तरफ वही वीडियो चलते हैं, वही ऑडियो चलते हैं, वैसा ही इन्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे ये बच्चा बड़ा होगा
तो किसी चैनल पे बहुत बड़ा महात्मा बना हुआ दिखाई देगा, राइट? उसका एनवायरनमेंट बड़ा सॉफ्ट होगा, जेंटल होगा, बड़ा अच्छा। इधर दूसरे वाले को हम लोग एक कमरे के अंदर बंद करते हैं और उसमें हमेशा मार की, लड़ाई की, एग्रेशन की, इस तरीके की वायलेंस की रिलेटेड मूवीज चलती हैं, तो वो आने वाले टाइम में एक एग्रेसिव और वायलेंट क्रिएट करने वाला एक शख्स बनेगा। तीसरा, हम एक शख्स को एक ना बोलने वाले एनवायरनमेंट में, यानी इशारों से बात करने वाले में करते हैं, तो आप देखेंगे उसका आउटकम तीनों बड़े होने के बाद में, एक चुपचाप इशारों से बात कर रहा होगा, एक वायलेंटली क्रिएट कर रहा होगा, एक तीसरा जो होगा वो बड़ा सॉफ्ट और बहुत ही वैसी बात कर रहा होगा, आध्यात्मिक बात कर रहा होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है इन्वायरमेंट क्या देंगे। और ये कैसे होता है? आज की डेट में हमारे घर में कुछ ऐसे चोर बैठे हैं जो बगैर आपकी परमिशन के अंदर आ चुके हैं। उनका नाम और पता ये ध्यान से समझ लीजिए वो कौन कौन है, ठीक है? उनका नाम और पता है, एक तो टेलीविजन में चलने वाला प्रोग्राम। आप सोचिए, एक प्रोग्राम कैसे बच्चे का माइंड चेंज कर सकता है। एक बच्चा बहुत ही जिद्दी, स्टबन और ऐसा कि मम्मी पापा तो हमेशा डांटते ही हैं और डांटने के लिए तो बने ही हुए हैं। मेरे पास गैजेट होता तो मैं भी अपना सारे काम 2 मिनट में कर लेता, मेरा होमवर्क तो पूरा हो जाता, मेरे पास तो गैजेट है ही नहीं। ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी को पहले किसी ने रीड किया है कि प्रॉब्लम कहां होती है, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, उसके बाद उसको कार्टून में बनाया है और उसको पेश कर दिया आपके सामने। कई कंट्री ने डोरेमोन बैन कर दिया है, लेकिन हमारी कंट्री में आज भी खुला चल रहा है, राइट? सो हमको खुद समझना होगा ये डेटा। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि 1.5 साल में कानों में सिर्फ साउंड का डेटा डाल दो तो वो बच्चा उसका प्रवक्ता बन जाएगा लैंग्वेज का। मैंने 1.5 साल की बात करी है। आप हम क्या करते हैं, हाथ में रिमोट होता है, बच्चे की मर्जी से बच्चा देख रहा होता है, बड़े बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसकी साइकोलॉजी के साथ में बनाया हुआ प्रोग्राम है जो उस बच्चे को सिंक्रोनाइज कर रहा है और धीरे धीरे करके उस बच्चे का माइंड को अपनी तरफ सक कर लेता है। और आप कहते हैं मेरा बच्चा कैरेक्टर में जो है, बिहेवियर में बड़ा स्टबन हो गया है। अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो टेलीविजन से, मोबाइल से, पड़ोसी से, स्कूल के बच्चों से, किस एनवायरनमेंट से करेगा। लिख लीजिए, अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए कि वो हफ्ते 15 दिन में, उसको रोकिए मत कुछ भी करने से, रोकेंगे तो फिर चैलेंज होगा। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी चीजें वो ऑब्जर्व करता है, कौन से कंटेंट को देखना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसका देखा हुआ जो कंटेंट होगा वही कंटेंट उसके ब्रेन में सिंक्रोनाइज, उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टैब्लिश होगा और वो उसको इन टर्न चेंज करेगा, राइट? सो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, उन बच्चों के साथ में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी ना सोशल एम्पैथी को डेवलप करने के लिए आई सिंसियरली रिकमेंड, आप लोग बहुत ज्यादा करते भी होंगे, मैंने ये देखा है। हम लोग जैसे आम आदमी होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, हम एक दूसरे की बड़े हेल्प करना चाहते हैं। कभी हम बाहर किसी को मजबूर देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करें, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि आप तमाम फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे लोगों को हम देखते हैं कि लोगों की हेल्प करते हुए। तो उस बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए अपनी एनिवर्सरी, अपना बर्थडे या बच्चे का बर्थडे जब भी आप मनाएं, तो एक काम कीजिए, उसको उसका बर्थडे एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि आज तो मेरा बेटा बर्थडे, आज चलो सबको हम लोग खाना खिलाएंगे, कुछ जगहों पे जाके कुछ गरीब लोगों को, डाउन टूडन लोगों को, तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी सोशल एम्पैथी की। ये ध्यान रखिएगा, ये फीलिंग आज के लिए नहीं हो रही है, एक एजुकेशन आप उसको दे रहे हैं उस बच्चे को आने वाले टाइम में, कि जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके अंदर वो फीलिंग कनेक्टेड रहेगी, बहुत स्टैब्लिश्ड रहेगी, बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश्ड रहेगी। वो प्रधानमंत्री नहीं बना तो कोई आईएएस बनेगा, आईएएस नहीं बना तो कोई नीचे का अधिकारी बनेगा, उससे नीचे का अधिकारी बनेगा। तो आप ये मान लीजिए कि उस समय के लोग ये कहा करेंगे कि साहब साहब तो बहुत अच्छे हैं यार, कितने दयालु हैं। अगर ये हर पेरेंट अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो मेरे इस हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में जितने अधिकारी बनेंगे सब अच्छे होंगे, नेचर के, बिहेवियर के अच्छे होंगे, वो चिड़चिड़े वाले नहीं होंगे, वो घूस खाने वाले नहीं होंगे कि हर कार्यालय में चले जाओ तो, क्योंकि स्कूल में घूस ना लेने के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता ना, वो चैप्टर ही नहीं है। अब जब नहीं है तो उसको कैसे करेंगे हम, कैसे हम इसको चैलेंज को ठीक करेंगे? हम अपने बच्चे को ठीक कर दें तो यही बच्चा तो सोसाइटी बनाएगा, यही ह्यूमंस जो होते हैं इकट्ठे होकर सोसाइटी बनाते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल हार्मनी। आज की डेट में जाने और अनजाने में, आपको सच एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हम लोग अगर रास्ते में जा रहे हो और कोई रास्ते में पेड़ काट रहा हो, बड़ा सा पेड़ कट रहा है,
तो हम कोई रुक के उसके पेड़ से लिपट नहीं जाते हैं, कभी हम नहीं रुकते हैं। हाँ, कोई इंसान को अगर काट रहा होगा तो हम रुक जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो भैया ऐसा, या रिपोर्ट करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस को बुला लिया, अपने पेड़ को काटते हुए देखा, फौरन बोला पेड़ कट रहा है, ऐसा मत करो। आपको एक लाइफ की हकीकत से रूबरू कराता हूं आज मैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर एक रिवाज है, हिंदुस्तान के अंदर रिवाज ये है कि जब हमको रुखसत किया जाता है, जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं, तो हमें लकड़ियों पे जलाया जाता है। आपको मालूम है 2 कुंटल लकड़ी खर्च होती है, 2 कुंटल से 3 कुंटल, कभी कभी 3.5 कुंटल, और ये 2 वयस्क पेड़ के बराबर होते हैं, 2 वयस्क पेड़। और अगर 2 वयस्क पेड़ ऐसे ही जाते रहे, क्योंकि हम आते हैं तो एक भी पेड़ नहीं लगाते, और जाते हैं तो क्या करते हैं, 2 पेड़ लेके चले जाते हैं अपने साथ में। तो आज मेरे इस प्रोग्राम को देखने वाले उस सब माँ बाप से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चे के नाम पर आज तक ये नहीं किया, या अपने लिए नहीं किया, तो अपने बच्चे का जो भी नाम हो, मान लीजिए आपके बच्चे का नाम आता है पीयूष, या शिखर, या प्रांजल, या श्वेता, तो उसके नाम का एक पेड़ लगा दीजिए। और वो पेड़ वो होना चाहिए जो स्ट्रांगली आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करे। अगर आपने श्वेता या पीयूष के नाम से लगा दिया, तो छोटा सा पीयूष या छोटा सा श्वेता, रोज उसको ये जरूर कीजिए, उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी है 10 साल, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। ये इस माध्यम से मैं आपको इतनी इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा कि वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, आपका पीयूष बड़ा होगा, और उस पीयूष के साथ में आपके वही सेंटिमेंट्स जुड़ेंगे जैसे कि आपके अपने बच्चे के साथ में जुड़े होते हैं। बिलीव ऑन मी, सिर्फ 2 साल कर तो लीजिए, 1 साल कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, आप उस पेड़ को कोई छू भी लेगा ना तो उसको आप जाके खड़े हो जाएंगे, हाथ मत लगाना भाई, ये पेड़ क्यों खराब कर रहा है इसको। सीरियसली मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल हार्मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने स्कूलों में जाके हाथ जोड़ के उनसे बोले, स्कूल के मैनेजमेंट को, मैंने कहा साहब ये कुछ कंटेंट है जो मैं जाके बच्चों को देना चाहता हूं, उनको कनेक्ट कराना चाहता हूं। इकोलॉजिकल हार्मोनी, सोशल एम्पैथी, टेलीविजन इंड्यूस, उन्हें मालूम ही क्या है, वो बच्चे हैं। तो स्कूल्स के ओनर, बहुत बहुत बड़े ओनर, नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि साहब ये इसके क्या पैसे खर्च होंगे, क्या होंगे, हमको क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, मतलब दे आर ऑल मनी माइंडेड फ्रॉम हेयर, दे वांट मनी, कहीं भी ट्रांजैक्शन में पैसा आ जाए। इसीलिए हर साल किताबें चेंज हो जाती हैं आपके बच्चों की, बहुत कम स्कूल होते हैं जो किताबें चेंज नहीं करते। क्या हमारे सिस्टम में ये नहीं हो सकता कि एक किताब है जो कंटेंट है, क्योंकि जो आइंस्टीन ने लिखा है या न्यूटन ने लिखा है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, राइट, या हिंदी में कोई साहित्यकार है, नई चीज आ गई है तो कोई बात नहीं, नई किताब आ जाएगी। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें तो इतने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि 10th क्लास का बच्चा 9th क्लास के जूनियर को अपनी बुक्स देगा, राइट, और 9th क्लास का जूनियर उसको 10% पे कर देगा या 20% पे कर देगा। तो जो भी बुक्स खरीदेगा वो पैसा वापस उसके पास ही आएगा, तो हमारा पैसा अपने पास में ही सर्कुलेट होगा, प्लस बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, और कम से कम पेरेंट्स के ऊपर से बोझ हट जाएगा। बट ये भी बड़े चैलेंज है, चेन्नई हाई कोर्ट ने इसके ऊपर भी कमेंट किया था, खैर वो बात नहीं है। हम बात जो करते हैं मुद्दे की कि इन बच्चों के अंदर आपको ये तो कुछ चीजों को डालना बहुत जरूरी है। ये ऐसे प्रोग्राम्स इस तरीके के जो होते हैं, कई बारी जब हमने स्कूल में दिए, आपको मालूम है मैम, एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे फुल पेज का एक एड आया था, एक फुल पेज का एड आया था, और वो फुल पेज का एड जो था, वो फुल पेज का एड ये कह रहा था, मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, हेलो। फुल पेज का एड मैंने बच्चों को टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाया, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस पे देखकर वो बच्चे करीब 1000-1200 बच्चे एक साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा ये बताओ इस पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अट्रैक्टिव देखकर आपको कौन सी चीज लगती है। तो उन सब बच्चों का जवाब क्या था मालूम है? उस टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ था फुल पेज पे। वो शायद पीछे कहीं मेरे पास होगा वो पुराना अखबार, लेकिन उस पे टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखा था, किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोला। यू विल सरप्राइज, उन बच्चों ने क्या बोला? उन बच्चों ने बोला रजनीगंधा।
ओ माय गॉड, उन रियली? बच्चों ने बोला रजनीगंधा, ओ ओ। रजनीगंधा। हमने कहा बेटा वाह, अब बताओ ये रजनीगंधा क्या काम आता है? मासूम छोटे भोले बच्चे बोले सर खाने के काम आता है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा अच्छा तुम्हें मालूम है खाने में स्वाद होता है? तो जो 9th 10th के बच्चे थे कह रहे थे सर मजा आता है। मैंने कहा वाह क्या बात है। अब आप इस बात की साइकोलॉजी को समझिएगा पूरा। जो रजनीगंधा, मैंने कहा बेटा इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो अमूमन बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं मालूम थे। एक आध बच्चा जो 12th क्लास का था बोला सर इससे कैंसर हो जाता है। हकीकत यह है कि जो छोटे बच्चे थे, ये जो आंखों में उनके कोई पट्टी नहीं लगी होती है। आपको अभी मैं डेटा कलेक्शन की बात कर रहा था। बायोलॉजिकल रोबोट डेटा कहां से कलेक्ट करता है? टेलीविजन से, अखबार से, जी। मूवीज से, दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस से। वो ब्रेन के अंदर जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए इस सबकॉन्शियस माइंड में बैठने की पद्धति को कहते हैं रेपिटेड एडवर्टीजमेंट। और इस रेपिटेड एडवर्टीजमेंट को कोक ने, पेप्सी ने अपनाने के बाद पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया। ये हकीकत है। तो उस बच्चे ने, जब हमने उनसे कहा बेटा आज हम आपको लेके चलते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स बताते हैं, हमने उनको वीडियो रन किया उसके सामने। और उस वीडियो में हमने दिखाया ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। उसमें डॉक्टर एम्स के कह रहे हैं कि इसके अंदर जो सुपारी यूज होती है वो कैंसरस एलिमेंट होता है। अगर आप रजनीगंधा खाएंगे और रजनीगंधा के अंदर जब एसेंस या हम किसी भी ब्रांड के अंदर जो भी कोई जो पान मसाले से रिलेटेड होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का? हमने कहा बेटा ये जो कंपनी का फुल फ्रंट पेज का एड आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एड को देखने के बाद लोग खाएंगे इसको, राइट? ज्यादा खाएं, ज्यादा से ज्यादा खाएं, इसलिए ऐड दिया है। और फ्रंट पेज का ऐड ऑल एडिशन का बहुत महंगा होता है, करोड़ों रुपए का ऐड होता है। ये बड़ी एजेंसीज रिलीज करती हैं। बच्चों को मालूम नहीं था, हमने उनको अवगत करा, हमने उनको बताया कि देखो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हमने कहा अब आप लोग बताओ, आपने अपने घर में या आसपास किसी को खाते देखा है? तो एक बहुत मासूम सी 2nd क्लास की बच्ची हाथ खड़ा करके बोलती सर मेरे चाचा खाते हैं, मेरे चाचा खाते हैं। हमने कहा बेटा अब उनसे जाके बोलना कि चाचा इससे कैंसर हो जाता है, इसे नहीं खाया करो, शायद उनकी आत्मा जाग जाए। आप हकीकत बता रहा हूं, होता क्या है, यहीं से बच्चे जब स्कूल से बाहर जाते हैं तो तमाम पान की दुकानें खुली हैं, खुले में सिगरेट और पान मसाला बिक रहा होता है। और तो और अभी आप टीवी पर ऐड देख लीजिए, बड़े बड़े कलाकार शाहरुख खान और अजय देवगन बिमल केसरी का ऐड चलाते हैं। वो बिमल केसरी नहीं है, बिमल कैंसर है। उनको पैसा मिलता है इसका ऐड को चलाने के लिए। अब ये बात, अब चूंकि अजय देवगन की फिल्में क्या आपने बच्चों के साथ में जाके नहीं देखी होंगी, शाहरुख खान की नहीं देखी होंगी, या घर में टेलीविजन पे नहीं आ रही होगी, तो बच्चे के अंदर उस व्यक्ति के बारे में इमेज क्या फॉर्म हो रही है कि वो तो हीरो है, वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने, एक व्यक्ति था जिसने पान बहार का ऐड किया था, व्हाइट कलर की उसकी दाढ़ी थी, नाम मुझे नहीं मालूम है, हॉलीवुड का एक्टर था, उसको सम्मन इशू किया था कि आपने ये ऐड क्यों किया। तो उसने कहा मुझे इंडिया की ने बताया ही नहीं था। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये उसमें है, न्यूज में आया है, पीछे कोर्ट की उस पे है फाइलिंग में, कि वो बोल रहा मुझे इन लोगों ने ये बताया ये एक माउथ फ्रेशनर है, they have not disclosed that it contains cancerous element. I apologize. लेकिन हिंदुस्तान के उन ठेकेदार जो एक्टर बने हुए हैं, क्या उन्होंने ये अपोलोजाइज लिया? आज भी आपके शहरों में पोस्टर लगे होंगे। So you need to make your child understand Shahrukh Khan और Ajay Devgn is nothing more than just a person who does acting. डायलॉग बोलने वाला है, वो पॉपुलर हो गया इसलिए पैसे ज्यादा आ गए। So don't go after that popularity. Don't go after that popularity. Somebody is coming on television channel. Don't go after that popularity, right? So ये हमें सिखाना होगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम कहते हैं इसको टेलीविजन इंड्यूस्ड ब्रेन स्टेगनेंसी, क्योंकि बच्चों के 9th या 10th में आज जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि कोई भी पान पराग या सिगरेट पीता है, वो ये अपने दिल से और आत्मा से पूछेगा कि किसी ने गन पॉइंट पे आके नहीं कहा होगा सिगरेट पी ले।
किसी ने गन पॉइंट पे आके नहीं कहा होगा पान पराग खा ले, रजनीगंधा खा ले, गन पॉइंट पे नहीं होता। ये एक आप ही का दोस्त होगा, बहुत प्यारा सा गले में हाथ डाल के बोला होगा चल यार सुट्टा मार के आते हैं, यही हुआ होगा। लाइफ में यही होता है, अरे खा 2 दाने कुछ नहीं होता, माउथ फ्रेशनर है। हमारा अपना ही कोई आता है, क्योंकि वो उसकी टेलीविजन इंड्यूस ब्रेन स्टेगनेंसी से उसका ब्रेन उस तरफ अट्रैक्ट होता है और वो सेवन करना शुरू करता है। चूंकि हम एक क्लोज विसिनिटी में रहते हैं तो हम दोस्तों से मिलते हैं और जो वो कार्य करता है तो उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं और उसकी वजह से हम वो काम करना शुरू करते हैं। सो ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंडलेस टॉपिक है दिव्या मैम, ये चलता रहेगा, 4 घंटे 5 घंटे शो चलता रहेगा, कोई ज्यादा हो जाएगा। नहीं, बहुत खैर बिल्कुल एनीवेज, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं सोच के बैठी थी पेंडेमिक से रिलेटेड, क्योंकि मेरा टारगेट भी यही था कि इस पे हम कुछ जी डिस्कस करें। लेकिन जी उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि जो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे अभी सबा लतीफ जी ही बोल रही थी, उनका बेटा 4 साल का है जी और मेरी खुद की बेटी 4 साल की है, और जैसे आपने बताया कि 4 साल के बाद का 4-5 साल का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जी वो जी आपसे जुड़ के किसी तरह की हेल्प लेना चाहते हैं अपने बच्चे की जो स्किल्स को पहचानने में, और तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे हेल्प ले सकते हैं? आप लोग ब्रेन चैंपियंस के नाम से आपको वो भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी है। दूसरा कनेक्ट, मेरा नंबर आप चाहे तो अभी आप नोट कर लीजिए, इट्स 9839222641, 9839222641। अनदर नंबर इज और 91, भी डाल जी। हाँ जी, अनदर नंबर यू कैन नोट डाउन, 9198997869, 9198997869। अदरवाइज ब्रेन चैंपियन गूगल पे आप डालेंगे तो उसमें आपको कनेक्ट करने के लिए नंबर सारे मिल जाएंगे, राइट। जी जी जी। तो जी सर दूसरा क्वेश्चन सर मैं पेंडेमिक से रिलेटेड पूछना चाह रही थी कि जैसे जी ऑनलाइन क्लासेस जो एक नॉर्मल स्कूल होता है जैसे, तो उसमें बच्चे जाते हैं, और ये आपने भी जो होम स्कूलिंग की बात भी कही, मैं उससे भी रिलेट करना चाहूंगी कि क्या ये इस तरह के इश्यूज उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो सोशली एक्टिव होता है, आसपास अपने बच्चों से मिलता है, अपनी एज के बच्चों से मिलता है, तो एक वो चीज डेवलप होती है उनके अंदर। तो होम स्कूलिंग करने से क्या बच्चे उस चीज से दूर नहीं हो जाएंगे? जैसे मैं अपनी बेटी में देख रही हूँ कि वो बहुत शाय होती जा रही है घर में रह रह के। अभी पहले थी उससे कोई बात करता था तो वो रिस्पॉन्स करती थी, अभी वो छुपने की कोशिश करती है अब, और ये डेवलपमेंट लास्ट 6 से 7 मंथ में ही हुआ है। और जितना बोलती थी अब उतना ही चुप रहती है एंड छुपने की कोशिश करती है। एंड दूसरी चीज, ये अकेले रहने से गुस्से की ये जो हैबिट है ये बच्चों में डेवलप होती हुई देखी जा रही है। बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अगर आप गाइड करें कि क्या कर सकते जी, हैं इन मैं सब देखिए, चीजों। मैं आपको बताऊं, सबसे सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन है वो ये है कि पेंडेमिक के टाइम पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऑफ स्कूलिंग से आपने रिलेट किया इसको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसे हम कहते हैं कम्युनिटी कनेक्टिविटी, राइट। अब क्या होता है कि हमें जी। एक बच्चों को बच्चे देने होते हैं। अब बच्चों को बच्चे हम्म। देने के लिए आप स्कूल का फॉर्मेट ले सकते हैं। बच्चों को बच्चे देने के लिए आजकल जहां भी आप रहते हैं वहां अगर कोई क्लब है, इवनिंग का रिक्रिएशन सेंटर है जहां पर बच्चे आते हैं बहुत सारे, तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरीके का है जो होम स्कूलिंग कर रहा है तो उसके लिए इवनिंग का एक टाइम होगा जहां पर वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, जो वो कमी है, उसके साथ के लोगों की जो कमी है वो वहां पूरी हो सकती है। वो उस जगह जाके, क्लब्स में जाके, या उस जगह जहां बच्चे खेलने आते हैं, कोई इस तरीके का प्ले ग्राउंड है जहां पर खूब सारे बच्चे आते हैं, वहां पर वो कर सकता है पूरी। जी। दूसरी चीज, जो बच्चे जो स्टबन होते हैं, जैसे जिद करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जान लीजिएगा, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं। जी। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। नोइंगली अननोइंगली हम खुद ही गुस्सा करते हैं, नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर खुद ही होता है फ्रस्ट्रेशन। तो वो फ्रस्ट्रेशन का सीधे इंपैक्ट आता है बच्चों की ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि उनका जो छोटा ब्रेन है ना, साइनेप्स जिसके पास ज्यादा है, वो खटाखट ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो इन टर्न एज एन आउटकम बदल जाती है। हमको अगर बच्चे के एंगर को चेंज करना है, अपने एंगर को चेंज करना होगा, अपने आप को सॉफ्ट करना होगा।
हम नॉर्मली बच्चों के संग बातें करते करते हुए झल्ला जाते हैं, हमारा एंगर निकलने लगता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो हमें हमें एफर्मेशंस, इसे एफर्मेशंस को क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप बस अपने मन में, अपने थॉट्स में एफर्मेटिव डायलॉग्स लेकर आओ, पॉजिटिव लेकर आओ, आपको बड़ा मजा आने लगेगा। आप जो मुंह से निकालोगे पॉजिटिव है, बच्चा है सामने, बेटा तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज मुझे लगता है कि तुम अपना होमवर्क पूरा कर लोगे क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। बता यही बात अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने देखा ना वो सामने वाले अंकल का बेटा या तुम्हारा वाला फ्रेंड, देखो क्लास में हमेशा नंबर 1 आता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो वो कर ही नहीं सकते, तो हम उसका रिवर्स करना शुरू कर देते हैं, और वो उसके गुस्से का कारण, क्योंकि हमारा जो एंगर होता है ना, हम चाहते हैं हमारा बच्चा तुरंत एकदम से शोमैन बन जाए, एकदम से हमारा बच्चा जो है ना रोबोट हो जाए, एकदम से सब कुछ काम करने लगे वैसे ही जैसा हम चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ डजंट थिंग्स डजंट हैपन द वे वी वांट टू हैव इट हैपन, राइट। सो उसके लिए हमें बच्चों की प्लानिंग करें, साइकोलॉजिकल प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए हमें वो वर्ड्स एफर्मेशंस थ्रो करने होंगे उनको उस तरीके से डेवलप करने में। और रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा एक बार में नहीं आते, जैसे 1.5 साल लगता है ना लैंग्वेज को सीखने में, तो रिजल्ट्स भी आपको लगेगा मैंने तो बड़े अच्छा बोला, मेरा बच्चा तो ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे पे। साहब ध्यान दे रहा है, लेकिन उसका आउटकम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप बस उसकी चाल मत बदलिए, आपको अगर वो पैटर्न रखना है तो बस वैसे ही रखिए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें, जैसे मैं मेरे मेरे मम्मी मेरे पापा के सामने हमेशा मैं कोशिश करता था, बच्चा मेरा छोटा है लेकिन मैं अपने पापा के पांव दबाता था, मैं उसको बुला लेता, बेटा आओ बैठो, है ना, दादाजी कोई कहानी सुनाएंगे, दबाता मैं था और वो देखता था, तो कई बार वो कहता है ला पापा मैं दबा देता हूँ। उसके अंदर एक हैबिट आने लगी कि मुझे बड़ों के पैर दबाने हैं, और जी। अगर हम ये नहीं सिखाते तो वो शायद मेरे बड़े होने पर, क्योंकि जमाना बदल रहा है, तो वो शायद मेरे भी पाँव ना दबाता। तो हमें ये चीजें बड़े ध्यान से उन बच्चों को देनी है। उनका हम गेम खेलना बंद नहीं करा सकते हैं, वो चैलेंज होता है। उनको हम टीच कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। और बच्चे को अगर हम लोग कहानियों से, स्टोरीज के फॉर्मेट से जब हम एजुकेट करते हैं, ये आपको पेरेंट्स को खुद खोजना होगा कि इसकी क्या स्टोरी बनाऊं मैं। और आपको वो नया, अगर बच्चा बहुत छोटा है 4th 5th 6th क्लास में और उसको स्टोरीज का भी शौक है और वो स्टबन है, जिद्दी है, तो आपको उसका जिद और स्टबन चेंज करने के लिए स्टोरीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, बड़ा इम्पैक्ट होता है। अक्सर रात को सोते समय वो स्टोरी सुनाइए, जब बच्चा सो जाए और अगर उसकी जिद करने की आदत है, तो मैं आपको एक और साइंटिफिक पैटर्न बता रहा हूं। जब वो सो जाए, आंख बंद हो, सो रहा हो, तो आपको उसके कान में उसकी जो भी खराब हैबिट है उसे चेंज करने के लिए बोलना है। आपने, जैसे मान लो एक बच्चा जब मोबाइल पे ज्यादा खेलता है, तो उसके कान में बोलना है, मैं मोबाइल पे अब ज्यादा नहीं खेलूंगा, अब मैं मोबाइल पे ज्यादा नहीं खेलूंगा, मुझे डोरेमोन या मोबाइल का वो पबजी गेम अच्छा नहीं लगता है, मुझे पबजी गेम अच्छा नहीं लगता है, पबजी खराब गेम है, मैं ज्यादा नहीं खेलूंगा। आपको मालूम है क्या, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, एक्टिव। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो वो भी मैं अभी आपको दे सकता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिसने सोचा होगा कल सुबह 3 बजे उठना है, और अलार्म नहीं लगाया होगा और उठ गए होंगे। एम आई राइट? जी। दैट जी मीन्स, दैट अनकॉन्शियस। शोज ब्रेन वर्क्स। जी आप जी जी सोते बिल्कुल। हैं, ब्रेन नहीं सोता है। उसको बोलिए। हम्म। और अगर बच्चे के सामने, बच्चे के आंखें खोले हुए सामने बोल देंगे आप कि मैं पबजी नहीं खेलता हूं, तो बच्चा हो सकता है डिशुम डिशुम कर दे आप ही से। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आपने बताया और मैं जरूर करके देखूंगी, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ने से बहुत भागती है। अभी तक वो एक बार भी स्कूल नहीं गई है, और स्कूलिंग उसने शायद देखी ही नहीं है। जैसे ही शुरू करी और ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया and बंद हो गया, तो वो पढ़ना कौन बिल्कुल सी भी नहीं क्लास में चाहती है है। बच्चा आपका? कौन सी अभी तो क्लास में जस्ट है? जूनियर केजी में। ओके। बट वो ऑनलाइन क्लासेस ओके। अटेंड करना, बहुत शाई है, तो वो फेस नहीं करती है। टीचर कुछ पूछती भी है तो चुप रहती है, जबकि उसे आता है, उसको पता है, क्योंकि हम ओके। लोग उसको पढ़ाते हैं। लेकिन वो बोलना नहीं चाहती किसी के सामने। और ये चीज उसकी अभी इधर डेवलप हुई है, और पहले तो काफी बोलचाल में तेज थी। तो यही है, बट मैं ये करके देखूंगी जरूर जो आपने बोला है। और उसको आप बहुत। रेगुलर कीजिएगा। आप बहुत जल्दी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ब्रेन को, इट हैपन। जैसे मैं आपको बताऊं, हिप्नोसिस आपने कभी सुना होगा। हिप्नोसिस क्या होता है, सामने वाले के ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है और वो काम करने लगता है जो वो चाहता है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट?
सो इट हैपेंस विद द चाइल्ड एज वेल। अगर आपको उसकी हैबिट्स को चेंज कराना है तो उसके सोते समय पे आप उसको वो बात बोल सकते हैं, लगातार बोल सकते हैं, विद पेशेंस, विद पॉजिटिविटी, विद एफर्मेशन। वो कहते हैं ना शिवानी जी कि आप पानी भी पियो तो उसके साथ में एफर्मेशंस डाल दो, पीते पीते भी वो पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी आपके अंदर बॉडी में जाकर रेडिएशन करने लगेंगे। इट रेडिएट्स दैट पॉजिटिव एनर्जी। सो इट हैपेंस राइट दैट वे। रियली एनीथिंग एल्स बहुत मैम, मजा एनी आ रहा क्वेश्चंस? है। लतीफ सबा लतीफ जी कह रही हैं सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारी बातें, सच में बहुत नॉलेजेबल बातें जानने को मिली आज। और सच में टाइम हो गया, लेकिन इस प्रोग्राम को बंद करने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है कि और भी मैंने क्वेश्चन लिख के रखे थे कि मैं ये बातें करूंगी, बट आज इतनी सारी बातें हो गई हैं कि उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं एक्चुअली, जो मैंने सोची थी आपसे करने के लिए। बट किसी और दिन एक शॉर्ट सेशन जरूर रखना चाहूंगी, आपसे टाइम जरूर चाहूंगी कि कुछ और एनी टाइम फालतू मैम। में भी बातें करें, कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना एंड पॉजिटिविटी जो बचपन से ही आती है वो चीज डेवलप करना। हालांकि बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई कि खुद ब खुद वो चीजें सॉल्व हो गई हैं, बट फिर भी इन डिटेल जैसे कुछ बच्चों में एंजाइटी की एक हैबिट डेवलप होने लगती है। मेरे अंदर चाइल्डहुड से थी कि मुझे आता था, जी। बट मुझे लगता था मुझे नहीं आता है, और मैं इतना रोती थी उस चीज को लेके। और नेक्स्ट एग्जाम में मेरे हमेशा, सबा जानती है मेरे बचपन की सहेली, हमेशा मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे। तो ये चीजें भी बच्चों में डेवलप होने लगती हैं, और कैसे कहाँ से मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी थी। और अगर है तो उसको दूर करने के लिए बट इन सब चीजों पे सर एक नया सेशन करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप उसमें हमें ज्वाइन करके हमें गाइड करें, क्योंकि आज बहुत अच्छा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे जानने को मिली। और मैं अपने व्यूवर्स को सबको बताना चाहूंगी कि जैसे सर ने बोला है कि उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर से कांटेक्ट करिए, और अच्छी सोसाइटी अगर कल बनानी है तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। हमारी हैबिट होती है, हम कंप्लेन बहुत करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीज खराब है, सोसाइटी खराब हो गई है, वक्त खराब हो गया है, आज का जमाना करके बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी जड़ें हम खुद ही बोते हैं, वो बीज हम खुद ही बोते हैं जो बढ़ के वृक्ष बनते हैं। तो वो वृक्ष कैसा होना चाहिए वो हम ही खुद डिसाइड करते हैं। सपा लतीफ जी कह रही हैं सर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर कि आप सुन के आपकी बातें, प्लीज आप एक बार धन्यवाद फिर मैम। से जरूर आइएगा। बिल्कुल मैं जरूर शुक्रिया मैम। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और कोशिश करूँगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पेरेंट्स के वो कलेक्ट करके देन उनको सॉल्व करने की कोशिश करें सर आपसे। थैंक यू जरूर। सर, इतना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ देने के लिए, अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिव्या मैम की ये कोशिश, ये पहल, इनको सलाम है कि ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे खोज खोज के दुनिया में से कौन कौन से लोगों को लेकर आती हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचा देती हैं। तो बिग सैल्यूट टू यू दिव्या मैम। a great work, commendable job you are doing for all the parents and kids, for everyone you are doing it. Great, very good. और थैंक एक सोसाइटी अच्छी तो हम इस देश को तो हम जरूर बना देंगे, ये तो हमने सोच लिया है, और हमारे बच्चे यू। हमारा साथ दे देंगे और आप लोग साथ दे देंगे तो हो ही जाएगा। जय हिंद। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। तो अमूल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग टू ऑल सर। सेशन एंड हो गया है, बट सर को हम फिर से एक बार जरूर लाएंगे, और इस वीडियो को, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि सच में सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हमारे साथ डिस्कस करी हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सिर्फ हमारे हाथों में होता है। कल को समय निकलने के बाद कंप्लेन करने वालों में हम सबसे पहले होते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा इनसेंसिटिव है, मेरा बच्चा सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। समय निकलने के बाद उसमें पछताने से बेटर है कि अभी समय रहते हम उसको संभालने की कोशिश करें, और किस तरह से संभालना है। बहुत कठिन काम नहीं है, जैसे सर ने ब्रेन ट्रेनिंग को लेके चीजें बताई हैं वो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सही तरीके एक चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है वो लोगों तक पहुंच सके। और जैसे सर ने बताया कि 4 साल से
बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट का, अगले 5 से 6 साल तक। तो जो भी बच्चे इस एज में हैं उन पे खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगले 4-5 सालों तक उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, ये इन 4-5 सालों में डिसाइड हो जाता है। तो वक्त को गंवाना नहीं है। जैसे सर ने बोला कि एक लाइन है जो हमेशा आगे बढ़ती जाएगी, पीछे जाने की कोई हमारे पास शक्ति नहीं है। तो इस समय को अच्छे से यूज करना है। जितने भी पेरेंट्स हैं सबके लिए एक मैसेज है। और रियली टाइम जो है, पेंडेमिक का टाइम है, वो टफ है। हम सबके लिए टफ है। सोसाइटी में एक जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका है। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। उन सब में बच्चा जो है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि घर का माहौल एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट करता है। और सर ने जो एक्सपेरिमेंट बताया वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं भी ज़रूर ट्राई करूंगी कि जो हैबिट आप अपने बच्चे की छुड़वाना चाहते हैं, बच्चे के सोने के बाद उसके कान में ये बार बार रिपीट करें कि मुझे ये काम नहीं अच्छा लगता। लाइक अगर वो मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है या कोई एक पर्टिकुलर जो कार्टून है जो उसके लिए अच्छा नहीं है उसको वो बार बार देखता है, तो उसको बार बार रिपीट करें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं करके ज़रूर देखूँगी। और ये साइंटिफिकली सच है कि हमारा अवचेतन मन हमेशा जगता रहता है, हमारा ब्रेन हमेशा वर्क करता रहता है। यस सबा, मुझे भी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और मैं सर को ज़रूर एक बार बुलाऊँगी फिर से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली लिख के रखे थे, बट सर इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे थे कि मैंने बीच में उनको टोकना सही नहीं समझा। और वो सारे जानकारियाँ मेरे क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो उन क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एक बच्चे में किस तरह की हैबिट, कैसे एक पर्टिकुलर हैबिट कैसे डेवलप की जाए, क्योंकि हर एक बच्चे का हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्स अलग होता है। किसी बच्चे को मना करने से वो इजीली मान जाते हैं, और किसी बच्चे को मना करने पे उनके अंदर और निगेटिव चीज आ जाती है कि मुझे मना क्यों कर दिया। तो ये मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है। तो इन सब चीजों पे भी हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के, इस लाइव के। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मेरे पेज से जुड़ें। और ऐसे ही आगे के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस इस पेज पे आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।